हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये डिस्कस किया था और आई होप आपने उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, फाइनल अकाउंट सिर्फ यहाँ तक का पार्ट हमने डिस्कस किया था। अब हम एडजस्टमेंट के साथ हमें फाइनल अकाउंट अगर प्रिपेयर करने हो तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे ये डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले देखो, जब भी कोई एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जानना चाहता है तो वो ये जानना चाहता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जो रिप्रेजेंट होता है। जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है, मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो प्रिपेयर कर रहा है ये जानने के लिए कि उसका नेट प्रॉफिट कितना। अब यहाँ से जो नेट प्रॉफिट शो होगा वो ये चाहता है कि ट्रू हो, फाल्स ना हो, ट्रू प्रॉफिट वो रिप्रेजेंट करे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रू प्रॉफिट रिप्रेजेंट करे, इसके लिए क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। जैसे फॉर वन अकाउंटिंग ईयर, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग पीरियड मान लेते हैं हमारा 1 ईयर है, तो 1 ईयर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम ये चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जो रिप्रेजेंट करे कि 1 ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, वो ट्रू प्रॉफिट हमारा शो करे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि 1 ईयर के जितने आप एक्सपेंसेस हैं वो आप नोट करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और 1 ईयर जिस ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी इनकम आप शो करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, उसी ईयर की इनकम, न कि नेक्स्ट ईयर की, और न कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस, न कि प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस आप उसमें शो करो। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें दिया होता है कि हमने साल के दौरान, जैसे हम बात करें 2021 ईयर की और हम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अकाउंट हमारे प्रिपेयर करते हैं, 31 दिसंबर को हम अकाउंट बना रहे होंगे, 31 दिसंबर 2021 को। तो कई बार हमें ये दिया होता है कि हमें मिला रेंट हमें मिला इस साल के दौरान, हमें मिला 2021 के दौरान हमें मिला, तो हमने एंट्री तो इसी साल के दौरान की होगी। जितना हमने रेंट रिसीव किया उतनी ही हमने एंट्री की होगी। जैसे हमने रेंट रिसीव किया, मान लेते हैं 28,000 हमने रेंट रिसीव किया मान लेते हैं, तो हमने एंट्री कर दी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हमने ये एंट्री की होगी जिस दिन हमने रेंट रिसीव किया होगा, हमने ये एंट्री की होगी। अब साल के अंत में हमें ये बताता है, जब हम साल का अंत, जब हम फाइनल अकाउंट बनाने पहुंच जाते हैं तब हमें ये बताता है कि 2021 का जो रेंट था, इस ईयर का जो रेंट था, इट मीन्स ये जो रेंट हमें रिसीव हुआ था वो हमें रिसीव हुआ था 14 मंथ के लिए। 14 मंथ के लिए ये रेंट हमें रिसीव हुआ था। पर मंथ का रेंट, या आपको ये बता दें कि पर मंथ का आपका रेंट था 2000 पर मंथ का आपका रेंट था, 2000 पर मंथ का आपका रेंट था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है तो इस साल का रेंट कितना बनता आपका? 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, 24,000 आपका टोटल रेंट बनता इस ईयर का। आपको मिला कितना हुआ है? 28,000। अब जब आप इस एंट्री को कर चुके हो और इसी एंट्री के बेसिस आपने रेंट अकाउंट प्रिपेयर किया होगा, तो रेंट अकाउंट का जो बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, वो ट्रायल बैलेंस में चला गया होगा 28,000। अब यही क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस का हम शो कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेंट रिसीव्ड 28,000। तो क्या अब बताओ मुझे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ट्रू प्रॉफिट बताएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इस ईयर की इनकम के साथ साथ अगली ईयर की इनकम को भी इंक्लूड कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है
फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है कि पर मंथ का रेंट तो आपका 2000 ही था, तो 12 मंथ के लिए आपका जो रेंट बनेगा वो 24,000 ही बनेगा। 4,000 आपने एडवांस में रिसीव कर रखा है, वो आपके इस ईयर की इनकम नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो वो हम नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमें शो करनी चाहिए 24,000 हमें शो कितना करना चाहिए, 24,000 का रेंट ही शो करना चाहिए, क्योंकि हम ये एंट्री कर चुके हैं। तो इस एंट्री के बेस पे हमने रेंट अकाउंट बनाया होगा। जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, रेंट अकाउंट हमने बनाया होगा, तो रेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने लिखा होगा बाय कैश 28,000, और फिर हमने और कोई अगर हमने रेंट रिसीव नहीं किया तो हमने टोटल किया होगा 28,000, और इस साइड का टोटल भी हम लिखेंगे 28,000, और यहाँ फिर हमने लिख दिया होगा टू बैलेंस CD 28,000। और जब हमने फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया होगा, तो जब हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस को लिख रहे होते हैं तो हमने लिखा होगा रेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमने लिखा होगा 28,000, और इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे जब हम फाइनल अकाउंट बनाने चले तो हमने यहाँ भी लिख दिया होगा 28,000, जो कि गलत होगा हमारा। हमें क्या करना होगा, इस रेंट को एडजस्ट करना होगा। अब जब हम एडजस्ट करेंगे इस रेंट को, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे वही हमारा एडजस्टमेंट कहलाता है। हम ये एडजस्टमेंट करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने अकाउंट्स के थ्रू ट्रू एंड फेयर हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें, हम ट्रू प्रॉफिट रिवील कर सकें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट किस तरीके से आप करोगे, साल के अंत में अगर आपको पता चला है कि आपने जो रेंट रिसीव किया था उसमें से 4,000 आपका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस था, तो उसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, क्योंकि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए क्या है आपके लिए लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपकी अनअर्न्ड इनकम भी है, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। डेबिट आप क्या करोगे, रेंट को डेबिट करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट। ये वाली एंट्री क्या कहलाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री कहलाएगी। अब यही सब कुछ हम कुछ इसमें से कर चुके हैं जब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थी, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम करते हैं उस टाइम जब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। तो अगर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फिर हमें ये एंट्री करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने नहीं की और बाद में जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलती है, तो अभी आपको उसी टाइम एडजस्टमेंट करनी होती है, उसी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो आपने ये एडजस्टमेंट एंट्री की 4,000 से, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका आपको क्या करना है, 4,000 से आपका रेंट लेस हो जाएगा। तो यहाँ से तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, क्योंकि रेंट का पहले क्रेडिट बैलेंस था, अब आपने 4,000 से और डेबिट कर दिया तो रेंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लेस करना है, लेस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 आप यहाँ से लेस कर दोगे जो इस ईयर की इनकम नहीं थी, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दोगे। और फिर उसके बाद ये आपकी लायबिलिटी थी, क्योंकि अब ये आपका हो गया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो इसे आप शो करोगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड आप शो करोगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और लायबिलिटी की साइड आप 4,000 का शो कर दोगे। तो जब आप इस तरीके से अपने फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हो तो वो आप करते हो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आप प्रिपेयर करते हो। तो यही इसी तरीके की बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें करनी होती है जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आप क्यों करते हो, फाइनल अकाउंट में आप एडजस्टमेंट सिर्फ इसलिए करते हो कि आप ट्रू प्रॉफिट, ट्रू और फेयर प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सको या रिवील कर सको उन अकाउंट से, और आप ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सको बिजनेस की क्या है, इसीलिए आप एडजस्टमेंट करते हो। अब एडजस्टमेंट किस तरीके की हो सकती है, हो सकता है आप कुछ एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन को आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया हो सकता है आपने पार्टली राइट रिकॉर्ड किया और पार्टली रॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया और हो सकता है आप पार्टली ऑमिट कर गए हो रिकॉर्ड करना। इट मीन्स आपने हाफ तो रिकॉर्ड कर दिया पार्ट और हाफ आपने रिकॉर्ड नहीं किया एक ट्रांजैक्शन का। तो ऐसे कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट की एक आपको लिस्ट दी गई है जिसमें 29 एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस की गई है। वन बाय वन हम सभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिविटी या नेसेसिटी बताई गई है कि हम क्यों करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्यों करते हैं।
टू असर्टेन ट्रू और नेट प्रॉफिट, हम ये पता करने के लिए एडजस्टमेंट करते हैं कि इस ईयर का प्रॉफिट हमारा क्या है, जो ट्रू हो। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, हम ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए भी एडजस्टमेंट करते हैं जो हम लिखना ही भूल गए थे, क्योंकि हम उसकी एंट्री तो करेंगे जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम उस ट्रांजैक्शन के लिए जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया था लेकिन हमने रॉन्गली रिकॉर्ड मेंटेन किया था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये कुछ एक रीज़न है जिनके थ्रू या जिनके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। अब आपके साथ डिस्कस की गई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन कौन सी है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले आज हम 5 डिस्कस करेंगे उसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा जो आपको बताने का, जो समझाने का यहाँ पे टॉपिक मैंने जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है, वो सिर्फ ये बताने के लिए डिस्कस किया है कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस नोट करेंगे डेबिट साइड और इनकम नोट करेंगे क्रेडिट साइड, ताकि हमें पता चले कि उस ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था। सिर्फ इसीलिए जो इस ईयर से लेट नहीं करते हम उनको लेस कर देते हैं, हम उनको घटा देते हैं कंसर्न एक्सपेंसेस से या कंसर्न इनकम से, वो हम एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट कौन कौन सी हमारी होगी। सबसे पहली है क्लोजिंग स्टॉक। पहली एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में ही। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाता है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो वो आपकी एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिलो ट्रायल बैलेंस मिलेगी, ट्रायल बैलेंस से बाहर आपको मिलेगी, आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है उनको सिर्फ हम एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, उनको सिर्फ हम एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, या फिर वो बैलेंस शीट में जाएगी। जो भी ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन आइटम है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, वो डिपेंड करता है कि उस आइटम का नेचर क्या है, कौन से अकाउंट से वो डेट करती है। लेकिन जो आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में गिवन होती हैं वो हमारी 2 जगह रिकॉर्ड की जाएंगी, क्योंकि उनका दोहरा लेखा अभी तक कंप्लीट नहीं होता। डबल जो रिकॉर्ड है, हम डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है। ट्रायल बैलेंस में हमने सिर्फ वो बैलेंसेज नोट किए हैं जो हमारे अकाउंट से हमें पता चले, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अकाउंट में थी नहीं या गलती से हमने कर रखी है, कोई गलती कर रखी है, तो इसका इफेक्ट हमें क्या करना होगा, दोहरा का दोहरा इफेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करना होगा। इसीलिए जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी अकाउंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप 2 जगह रिकॉर्ड करोगे। एक बार या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, और दूसरी बार वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो 2 जगह उसका लेखा कम से कम आप करोगे ही करोगे, जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस दी जाती है। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका विद इन ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है तो ये सिर्फ आपको शो करना है बैलेंस शीट में। अब ये कंसेप्ट भी आप माइंड में अपने सेट कर लो कि ट्रायल बैलेंस के आइटम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर जाएगी, कि वो कहाँ हमें रिकॉर्ड करनी है उनके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा शो करता है एसेट को, ये हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। अब इसी तरीके से अगर ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है सैलरी, तो ये किस नेचर का अकाउंट है हमें ये चेक करना है बस। अगर इसका नेचर क्या है, अगर इसका नेचर है पर्सनल, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो डिपेंड करेगा कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है कि ऑफिस से रिलेटेड है। तो सैलरी बेसिकली जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट है, सॉरी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसीलिए क्योंकि सैलरी हमारा नॉमिनल नेचर का, शायद मैंने आपको
गलत बता दी, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। पहले शायद मैं पर्सनल बोल गया, इसको मुझे ध्यान नहीं है अभी खुद को भी। सैलरी अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि नॉमिनल नेचर के अकाउंट हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में नोट करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा सैलरी तो। और अगर यहाँ वेजेज होता वो जाता आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम ट्रायल बैलेंस की जो आइटम है वो कहाँ जाएंगे ये डिसाइड करते हैं उनके नेचर के बेसिस। उसके बाद जो आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हमें आइटम गिवन होंगी उनको हम कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हमें मिलता है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हमें मिलता है। तो एक बार तो इसकी नेचर बेसिस, इसका नेचर क्या है, ये रियल नेचर का अकाउंट है तो बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा। दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पता होनी चाहिए। एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जब हम रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री इसकी क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आप डेबिट करोगे और टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस एंट्री से हमें पता चल रहा है कि ये अकाउंट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इट मीन्स जो एडजस्टमेंट एंट्री में एक और अकाउंट आपका अफेक्ट हो रहा है वहीं वो अकाउंट जहाँ जाता है वहीं ये आपको नोट करना है दूसरी जगह। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नोट करना है, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार आपको उनके नेचर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। क्लियर है। तब क्लोजिंग स्टॉक से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अगर ये विद इन ट्रायल बैलेंस है तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो करना है। और अगर ये आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस है तो ये एक बार तो जाएगा बैलेंस शीट में और दूसरी बार जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें शो करना होता है। तो ये थी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट और स्टडी कर लेते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट आपकी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो चुके हैं लेकिन पेमेंट आपने अब तक नहीं की, पेमेंट आपने अब तक नहीं की। तो जैसे आपको सैलरी पे करनी है 12 मंथ के लिए और पर मंथ की सैलरी आपको गिवन है, मान लेते हैं 2000 पर मंथ की आपकी सैलरी आप पे करते हो, तो इस हिसाब से आपको सैलरी पे करनी चाहिए 24,000। और ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस ये आपको गिवन है और ट्रायल बैलेंस में सैलरी के रूप में आपको एक्सपेंसेस गिवन है, इसका डेबिट बैलेंस आपको गिवन है 20,000। इसका क्या मतलब है, सैलरी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन है लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये दिया जाता है सैलरी फॉर 12 मंथ एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ के हिसाब से आप सैलरी की पेमेंट करते हो। तो अब यहाँ से हमें चेक कर लेना है कि 12 मंथ के लिए सैलरी की अमाउंट बनती कितनी है 24,000, आपने पे कितनी की है 20,000। इट मीन्स अभी भी कितना 4,000 आपका आउटस्टैंडिंग के रूप में एक्सपेंसेस ड्यू है, सैलरी एक्सपेंसेस आपका ड्यू है 4,000 के लिए। अब इसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमें आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हमें इसके लिए दो जगह रिकॉर्ड करना होगा। पहली बार तो इसके नेचर के अकॉर्डिंग देखो, नेचर इसका क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट होता है, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। दूसरी बात हमें इसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ जाएगा। तो देखो दूसरी बात, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए आप क्या एंट्री करते हो। देखो अभी इसके लिए हमें जो पहले हमने प्रीवियसली एंट्री कर रखी है वो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहले हमने एंट्री क्या कर रखी है, सैलरी अकाउंट हमने डेबिट किया होगा 20,000 से, टू कैश अकाउंट हमने क्रेडिट किया होगा या बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा 20,000 से। ये एंट्री हमने कर रखी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तभी हमारा ये बैलेंस यहाँ शो हो रहा है, सैलरी का डेबिट बैलेंस 20,000। हमें ये वाली एंट्री करनी चाहिए थी 24,000 से, हमने की कितने से है, की कितने से 20,000 से, अभी भी 4,000 से हमें और करना है। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री जब हम करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000 की सैलरी हमें और देनी थी वो हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी बन जाती है, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो ये एंट्री होगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसके बिहाफ पे देखो हमें कहाँ शो करना चाहिए दूसरा ट्रीटमेंट, जहाँ सैलरीज आएगी वहाँ हमें क्या करना है, 4000 ओवर ऐड करना है उस सैलरी में। जहाँ सैलरी आपकी जाती है वहीं हमें 4000 ओवर ऐड करना है। सैलरी आप कहाँ शो करते हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जब आप दिखाओगे टू सैलरी, जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो आप यहाँ लिखोगे 20,000, और फिर आप क्या करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अब तक आपने पे नहीं की 4000 की, वो आप इसमें ऐड कर दोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टोटल जो अमाउंट शो होगी वो 24,000 आपने शो करनी है। तो ये ट्रीटमेंट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, ट्रायल बैलेंस में हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, सैलरी का बैलेंस आपको गिवन है 24,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, क्योंकि लायबिलिटी होती है हमारी, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका बैलेंस आपको गिवन है 4000। अब आप मुझे बताओ कि इनके लिए आप क्या करोगे। ये ट्रायल बैलेंस आपका, इसमें बैलेंसेज आपको गिवन है, ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। जैसा मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आपकी दी जाती है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आप लेखा करते हो, एक ही जगह आप रिकॉर्ड करते हो जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। तो सैलरी आपकी कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी सैलरी आप दिखाओगे, जितनी अमाउंट आपको दी गई है यही दिखाओगे टू सैलरी, क्योंकि इसका नेचर क्या है, इस अकाउंट का नेचर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल नेचर के अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सैलरी तो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी किस नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल नेचर का अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब पर्सनल अकाउंट या तो पर्सनल और रियल अकाउंट अगर आपके पास बैलेंसेज अवेलेबल हैं तो वो जाएंगे बैलेंस शीट में, तो ये आपका जाना है बैलेंस शीट में। बस ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, बस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आपको शो कर देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में इसे। तो उस केस में आपको दोहरा लेखा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको विद इन ट्रायल बैलेंस दिया गया। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये रटना नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया तो हमें क्या करना है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई तो हमें क्या करना है, और बाहर दी गई तो हमें क्या करना है। हमें कंसेप्ट को माइंड में अपने सेट करना है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है उसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स वो हमने अपने अकाउंट से रिकॉर्ड जो बैलेंसेज हमने लिए हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होते हैं। तो ये तो एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, इस सैलरी को तो हम पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं, इसमें तो हम 4000 पहले ही ऐड कर चुके हैं, तभी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में हमारा बैलेंस आया। इट मीन्स ये वाली एंट्री तो हम पहले ही कर चुके हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तभी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट ओपन हुआ और तभी उसका क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड शो हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये होता है, हमें कंसेप्ट अपने माइंड में सेट रखने हैं, न कि हमें रट्टाफिकेशन करनी है। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए। अब इसी तरीके से जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है शायद आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस की दी जाए, चेक कर लेते हैं एक बार। प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, जो थर्ड एडजस्टमेंट हमारी वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जिनकी पेमेंट हम पहले ही कर चुके हैं लेकिन इनका बेनिफिट हम इस ईयर में नहीं ले रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल हम सैलरी पे करते हैं, सैलरी की पेमेंट हम करते हैं 30,000 हमने पेमेंट की है। अब बाहर ये हमें मिलता है 30,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस आपका, और डेबिट साइड आपको ये मिलता है 30,000। इट मीन्स आप एंट्री क्या कर चुके हो,
सैलरी अकाउंट डेबिट आप कर चुके हो 30,000 से, और टू कैश या बैंक आप क्रेडिट कर सकते हो 30,000 से, या तो कैश या बैंक, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो आप। तो ये वाली एंट्री ऑलरेडी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर चुके हो अगर ये ट्रायल बैलेंस में आपको दी गई है तो। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर आपको ये दे दिया जाता है कि सैलरी ऑफ पर मंथ इज इक्वल टू 2,000, सैलरी आप जो पर मंथ पे करते हो वो 2,000 है। अब इसका भी यही मतलब है कि आपकी प्रीपेड सैलरी है। क्यों? क्योंकि सैलरी 12 मंथ की कितनी बनेगी 24,000, आपने पेमेंट कितनी कर रखी है 30,000, कुछ एक्स्ट्रा आपने पे कर रखा है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पेमेंट कर रखी होगी। वो 6,000 आपके लिए क्या है, जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर दी वो है आपके लिए प्रीपेड या अनएक्सपायर एक्सपेंसेस है। अब ये हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। प्रीपेड सैलरी हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो अब इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो पहली बात तो प्रीपेड सैलरी पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया, एसेट हमारे लिए। तो बैलेंस शीट की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड शो करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में एसेट साइड आ जाएगा। एक बार तो इसके नेचर बेसिस ये डिसाइड हो गया। दूसरी बार इसके लिए हमें एंट्री क्या करनी होगी, प्रीपेड सैलरी के लिए हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि अब तक हमने एंट्री नहीं की है। अगर हमें बाहर पता चलता और ये अमाउंट हमें अंदर दी गई, इसका मतलब अब तक हमने एंट्री नहीं की है। तो जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उस टाइम जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट के लिए एंट्री क्या करेंगे, प्रीपेड सैलरी के लिए जो एंट्री होती है वही एंट्री आप करोगे। तो अब आप एंट्री करोगे एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड, क्योंकि एसेट होती है, एसेट हमेशा डेबिट होती है जब वो इंक्रीज होती है। अब प्रीपेड सैलरी से आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए हमने प्रीपेड सैलरी को क्या किया, डेबिट किया 6,000। क्रेडिट आप क्या करोगे टू सैलरी, आप सैलरी को पहले क्या कर चुके थे, एक्सेस में डेबिट कर चुके थे, आपको 24,000 से ही डेबिट करनी चाहिए थी। अब आप इसे क्या करें, क्रेडिट करें, सैलरी अकाउंट 6,000। ये एंट्री आप करोगे एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसके बिहाफ पे कहाँ जाना चाहिए, सैलरी आपकी रिड्यूस हो रही है ना, पहले 30,000 आपको दी गई है, अब उसके अगेंस्ट आपने क्रेडिट कर दिया सैलरी को, तो इससे क्या होगा, सैलरी का जो डेबिट बैलेंस था वो रिड्यूस होके 24,000 रह जाएगा। अब सैलरी आप शो कहाँ करते हो, सैलरी आप शो करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जब आप शो करोगे सैलरी को तो आपने क्या करना है, टू सैलरी जितनी आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई वो आपने यहाँ नोट करनी है 30,000। अब आपको क्या करना है, लेस प्रीपेड सैलरी, क्योंकि ये सैलरी इस ईयर से रिलेटेड नहीं है तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो इस ईयर से रिलेटेड कितनी, 24,000। ये ट्रीटमेंट होगा प्रीपेड सैलरी के लिए। सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट जैसे हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए किया था, और ऐसे ही सिचुएशन अराइज होगी अगर प्रीपेड सैलरी आपको दे दिया जाए विद इन ट्रायल बैलेंस। तो जैसे हमने प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए किया था वैसे ही आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को ट्रीट करोगे। उसके बाद ये होगी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रीशिएशन, और ये लास्ट एडजस्टमेंट है। इसके बाद एक सम हम सोल्व कर सकते हैं। डेप्रीशिएशन, अब डेप्रीशिएशन आप चार्ज करते हो एसेट्स के ऊपर, जिससे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अगर आपने डेप्रीशिएशन चार्ज कर ली है पहले ही तो डेप्रीशिएशन का बैलेंस आपको यहाँ दिया मिलेगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस आपको दिया मिलेगा जैसे 20,000, और एसेट्स का भी हमेशा क्या होता है, एसेट्स का भी क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स जैसे हम मान लेते हैं फर्नीचर का भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा 1 लाख। तो अगर डेप्रीशिएशन दोनों मेथड देखो हमने किए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन या प्रोविजन अगर हम मेंटेन करते हैं या डायरेक्टली हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स के ऊपर, तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग एंट्रियाँ थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। जनरली जो पहला मेथड था हमारा वही फॉलो किया जाता है कि हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं डेप्रीशिएशन एसेट्स के ऊपर। तो डेप्रीशिएशन के लिए एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट आप करते हो
टू क्या करते हो, जिस एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, तो यहाँ फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट करोगे और जितनी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वही हम यहाँ लिखते हैं। डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, हमारे लिए एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होता है, तो हम इसे डेबिट करते हैं। और फर्नीचर को हम क्रेडिट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एसेट्स है और उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो ये एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की। अगर ये वाली एंट्री आपने पहले नहीं की हुई तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं मिलेगा, और अगर पहले की हुई है तो इसका बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये ट्रायल बैलेंस में हमें दी जाती है तो हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पहले आपको बताया ट्रायल बैलेंस की जो आइटम हमें दी जाती है उनको हम सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आप शो करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट आपका जितना है उतना आप शो कर दो। और बैलेंस शीट में आप क्या शो करोगे, एसेट्स शो करते हो आप, एसेट्स फर्नीचर आप जितनी वैल्यू का यहाँ गिवन है आपको वही आप यहाँ शो कर दो। जैसे डेप्रिसिएशन आपको यहाँ गिवन थी 20,000, तो यहाँ आप 20,000 शो करोगे और फर्नीचर आपको एसेट साइड शो करना है 1 लाख का। क्लियर है, ये तो अगर विद इन ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, सिर्फ ये वाली एसेट गिवन है 20,000 की, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो हमें ये कहता है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चार्ज करो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, हमें चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन, और एसेट हमारे पास फर्नीचर है इसके ऊपर हमें चार्ज करनी है। तो इसके लिए एंट्री पहले नहीं की गई, इसका मतलब तो यही है अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई तो अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे, 10% हमें चार्ज करनी है, 1 लाख का 10% कितना आएगा 10,000। टू आप क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट 10,000 आप ये वाली एंट्री करोगे, ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब इसके बेसिस पे आप जब ट्रीट करोगे इस एडजस्टमेंट को आप कैसे ट्रीट करोगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड क्या दिखाना है, टू डेप्रिसिएशन। एक बार तो डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाई कितनी 10,000, और दूसरी बार जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपको एसेट जो थी आपकी फर्नीचर थी, फर्नीचर का बैलेंस आपका 1 लाख, 1 लाख में से लेस कर दो डेप्रिसिएशन कितनी 10,000, तो ये लेस करोगे तो ये कितनी रह जाएगी, फर्नीचर की वैल्यू 90,000। तो ये ट्रीटमेंट आपको करना है डेप्रिसिएशन का, अगर वो एडजस्टमेंट के रूप में हमें दी मिलती है। कई बार क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपको यहाँ भी दी मिलेगी और यहाँ भी दी मिलेगी। यहाँ जैसे डेप्रिसिएशन आपको दी मिलती है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपको दी मिलती है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको दी गई है 20,000, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन 20,000 आपको ऑलरेडी गिवन है, ऐड फर्नीचर वाली डेप्रिसिएशन आप और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। और यहाँ फर्नीचर की वैल्यू में से आप 10,000 लेस करोगे, लेकिन यहाँ अगर आपको मशीनरी की जो वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं मशीनरी की वैल्यू आपको गिवन थी 1 लाख की, तो मशीनरी की वैल्यू आप एज इट इज दिखाओगे, क्योंकि मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई तो पहले से ही रिड्यूस्ड है मशीनरी की वैल्यू, तो इसीलिए आप इसको इसी वैल्यू पे शो करोगे। तो ये थी कुछ एक एडजस्टमेंट जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन अनसॉल्व सम हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सम फटाफट से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो आपका अनसॉल्व सम है उसकी स्टेटमेंट हम फटाफट रीड करते हैं और इसे सोल्व करते हैं। The following are the balances extracted from the books of Raghunath जी as on 31st March 2013। मेरे पास बुक पुरानी है तो डेट आपको चेंज मिलेगी, तो ये डेट आपकी बुक में नहीं मिल सकती, तो डेट से रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। फ्रॉम दीज बैलेंसेज प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें प्रिपेयर करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं सबसे पहले यहाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब मैं यहाँ इसी के नीचे प्रिपेयर कर लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कम लेंथ ही होगा तो इसकी लेंथ थोड़ी हम कम कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेंथ हम थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम कब बना रहे हैं खाते? 31 मार्च 2013 को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है। और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये आपको पता ही है। और उसके बाद पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ये चीज़ें भी आपको लिखनी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ये चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिख के आओगे तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। और फिर आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, जो हम यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट के साथ हम लिखते हैं एज एट, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट के लिए प्रिपेयर की जाती है। एज एट 31 मार्च 2013। अब हम फटाफट, जब आप क्वेश्चन सोल्व करो एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है? जो आपको एडजस्टमेंट दी गई है उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट है उसको आपको टिक मार्क कर लेना है एक बार, ताकि आपको ध्यान रहे कि इस रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दे रखी है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं मिलेगा, तो एक इसको टिक मार्क आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो वेजेज एंड सैलरी। अब वेजेज एंड सैलरी जहाँ पे भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिखे उनको टिक मार्क कर लो, ताकि आपको याद रहे कि इन रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी गई। जैसे ये वेजेज है, इसको मैंने टिक मार्क किया और सैलरी को भी मैंने टिक मार्क किया। उसके बाद रेंट फॉर 2 मंथ। अब रेंट को हम टिक मार्क कर लेते हैं। रेंट जैसे हमें दिया जाता है, रेंट एंड टैक्सेस हमें गिवन है, तो यहाँ इसको हम टिक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी। अब हमें बिल्डिंग और मशीनरी को टिक मार्क करना है, ताकि हमें याद रहे कि इनके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो मैंने मशीनरी को किया और बिल्डिंग को टिक मार्क कर लिया। उसके बाद आपको गिवन है इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 का, तो अब हम इंश्योरेंस को टिक मार्क कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको गिवन है, ये रहा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको हमने टिक मार्क कर लिया। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है, ताकि आपकी कोई भी एडजस्टमेंट रह ना जाए, आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो इसीलिए आप क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन के लिए जो एडजस्टमेंट आपको दी गई है उनको रीड करोगे, उससे रिगार्डिंग जो भी अकाउंट है ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है उनको टिक मार्क कर लेना आपने। फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो जैसे इसमें देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, ट्रायल बैलेंस हमें बना के दिया गया, इसमें ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है। इसका डेबिट बैलेंस हमें दिया गया 1,20,000। कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू हमें गिवन है 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट देखो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेज। ये हमें गिवन है 4 लाख का डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड हमें शो कर दिया 4 लाख। उसके बाद देखो क्या परचेज रिटर्न भी हमें गिवन है, अगर वो गिवन है तो वो हम लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें परचेज रिटर्न गिवन है, परचेज रिटर्न हमें गिवन है 40,000 की, तो हमें क्या करना है? परचेज दिखानी है 4 लाख की, लेस कर देना है परचेज रिटर्न हमें गिवन है 40,000 का, तो नेट परचेज हमारी कितनी हुई? 3,60,000 की। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेल्स, ये कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स। अब सेल्स हमें गिवन है 8,60,000 की। अब आप ये चेक करो क्या सेल्स रिटर्न भी आपको गिवन है? बिल्कुल गिवन आपको सेल रिटर्न 60,000 की, तो इसमें से क्या कर दो? लेस
सेल रिटर्न 60,000 की आप लेस कर दोगे तो आपकी नेट सेल रहेगी 8 लाख की, वो हमने यहाँ शो कर दी। उसके बाद देखो आपको गिवन है डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ जाएगा, अब हमें डिस्काउंट चेक करना है, इसका डेबिट बैलेंस गिवन है कि क्रेडिट, इसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है। इट मीन्स ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम कहाँ शो करते हैं हम, सेल्स की इनकम तो हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, बाकी जो हमारी अदर इनकम है वो हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ये जाएगा। तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख देते हैं यहाँ बाय डिस्काउंट, क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा 4,000 का। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेल्स रिटर्न हमारा हो गया बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। अब बिल्डिंग से रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट गिवन है, तो सबसे पहले जब हम बिल्डिंग यहाँ लिखेंगे तो हम लिक्विडिटी ऑर्डर में बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो हम नीचे ही लिखेंगे बिल्डिंग को, तो सबसे स्टार्टिंग में तो नहीं लिख सकते। अब बिल्डिंग का बैलेंस आपको गिवन है 5 लाख, तो 5 लाख को मैं डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इस रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी गई तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमें गिवन है 1,60,000 के, ये भी एसेट होती है हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड। डेटर्स हमें गिवन है 1,60,000 की, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इस रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दी गई। ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। उसके बाद नेक्स्ट देखो सैलरीज। सैलरीज कहाँ जाती है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आप लिखोगे टू सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हम तीनों अकाउंट साथ साथ बना रहे हैं, तो सैलरीज अकाउंट रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है, बैलेंस आपको गिवन है इसका ट्रायल बैलेंस में 24,000। अब एडजस्टमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट देखो आपको गिवन है सैलरीज, वेजेज एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग 12,000। वेजेज आपकी 20,000 से आउटस्टैंडिंग है और सैलरी आपकी 12,000 से आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, तो इसके लिए एंट्री आपकी क्या बनती, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी क्रिएट होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसे करेंगे, जो अब तक हमने पे नहीं की सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसी रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हमें क्या करनी है, एक बार हमें सैलरी में ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए एंट्री हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट में यहाँ लिख रहा हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री हम करते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, सैलरी अकाउंट में हमें ऐड करनी है वो अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग अभी तक हमारी, वो हम यही यहाँ ऐड कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कितने की है, 12,000 की, वो हमने ऐड की। अब टोटल सैलरी हमारी कितनी है, 36,000। अब पहली एडजस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक जगह तो लेखा कर चुके हैं, दूसरी जगह और कर देते हैं साथ के साथ। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना आपकी, लायबिलिटी बनेगी, तो लायबिलिटी साइड आप लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट 12,000। ये दोहरा लेखा एक एडजस्टमेंट का आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड आप लिखो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट आपको गिवन है 12,000 की, वो हम यहाँ नोट कर देते हैं 12,000। उसके बाद आपको गिवन है परचेज रिटर्न, ये ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं। उसके बाद आपको गिवन है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का देखो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट का आपको गिवन है क्रेडिट बैलेंस 8,000 क्रेडिट बैलेंस है। इट मीन्स ये आपके लिए इनकम है। इनकम आप कहाँ शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट। 8,000 की आपको इनकम गिवन है, आपने शो कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसके बाद देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको गिवन है 4,000, तो 4,000 हमने यहाँ नोट की। उसके बाद देखो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, और इस रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी गई क्योंकि हमने इसको टिक मार्क कर रखा है। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका डेबिट बैलेंस हमें दिया जाता है, इट मीन्स ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। तो डेबिट साइड हम नोट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अमाउंट कितना, जितना हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया वो हम एक बार लिखते हैं यहीं 8,000। अब इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हमें करनी है। एडजस्टमेंट इस रिगार्डिंग क्या थी, देखो हमें दिया जाता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस था 2,000 का, 8,000 हमने टोटल पे कर रखा है, और एडजस्टमेंट में हमें बताता है कि प्रीपेड था
2000 का, इट मीन्स 8000 हमने टोटल पे किया, इसमें से 2000 तो है प्रीपेड जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इस ईयर से रिलेटेड कितना 6000, तो ये 6000 ही शो होना चाहिए आपका इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो यही हम करेंगे। कैसे करेंगे देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए आप जब एंट्री करोगे क्या करोगे, क्योंकि आपकी एसेट क्रिएट हो रही है प्रीपेड इंश्योरेंस के रूप में, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आप करोगे डेबिट टू आप क्या करोगे इंश्योरेंस अकाउंट। अब ये एंट्री करने से क्या हो रहा है, इंश्योरेंस का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है 2000 से, वही हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एक बार हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट हमारा कितना 2000, ये लेस करने के बाद बैलेंसिंग अमाउंट हम यहाँ शो करेंगे 6000। एक बार आपका लेखा कंप्लीट हो गया, इस एडजस्टमेंट का दूसरा भी आप साथ के साथ कंप्लीट करो। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, आपकी एसेट होता है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड आप शो करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपने शो किया 2000 का, ये दोहरा लेखा आपका कंप्लीट हो गया एडजस्टमेंट का। उसके बाद मशीनरी, इस रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट दी गई है। मशीनरी कहाँ से होती है, आपकी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट दी गई है, वैल्यू हमें दे रखी है 2 लाख, ये हमने 2 लाख यहाँ लिखी है। अब एडजस्टमेंट को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के इकट्ठी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद है कैरीज ऑन परचेज। कैरीज ऑन परचेज है, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, तो हम यहाँ शो करेंगे टू कैरीज ऑन परचेज। ये एक्सपेंसेस आपका कितना गिवन है आपको, कैरीज ऑन परचेज 7000, तो 7000 हमने यहाँ नोट किया। उसके बाद कमीशन, कमीशन का आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, इट मीन्स ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आप शो करोगे टू कमीशन। कमीशन की वैल्यू आपको गिवन है 4000 आपने डेबिट साइड शो कर दिया। उसके बाद आपको गिवन है कैश इन हैंड, ये कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि लिक्विडिटी ऑर्डर में प्रिपेयर करें सबसे पहले इसे लिखेंगे कैश इन हैंड। ये अमाउंट है आपकी 23,000, ये हमने नोट कर दिया 23,000 को। उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो डेबिट साइड हम नोट करेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस। लेकिन जो अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में दी गई उसमें एडजस्टमेंट है अभी, तो अमाउंट हमें दी गई है 18,000 की, हमने यहाँ 18,000 लिखा। अब इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हम देखते हैं। रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। हमें क्या कहा गया कि रेंट आउटस्टैंडिंग है 2 मंथ का, किस रेट से, 5,000 पर मंथ के रेट से। इट मीन्स टोटल मिला के 5 1 मंथ का और 5 दूसरे मंथ का, टोटल मिला के 10,000 हमारे आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम एंट्री क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी क्रिएट होगी तो उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो हम यहाँ तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस, जिससे तो हमें करना है क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। डेबिट किसे करना है, रेंट एंड टैक्सेस को, रेंट एंड टैक्सेस को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 10,000 से। तो इससे क्या हो रहा है, रेंट एंड टैक्सेस का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, वो हमें रिड्यूस कर देना है। इसमें से हमें क्या करना है, लेस करना है, लेस आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस के लिए RNT लिख रहा हूँ मैं। अमाउंट कितना था आपका आउटस्टैंडिंग, 10,000, तो 10,000 आप यहाँ लिखोगे। बाकी कितना रहा, 8,000 आपने यहाँ शो कर दिया। पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब दूसरी एडजस्टमेंट, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग रेंट था हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट 10,000। उसके बाद नेक्स्ट देखो कैपिटल। कैपिटल हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। कैपिटल हमें गिवन है 6,20,000। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमें गिवन है 1,08,000। और अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमने सारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर दी। क्लोजिंग स्टॉक क्या हमने दिखाया है, नहीं दिखाया। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले तो हम क्या दिखाएंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है क्लोजिंग स्टॉक का? अमाउंट आपको गिवन है 1,60,000। तो एक बार तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने दिखाया, दूसरी बार हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू है इसकी 1,60,000, ये हमने नोट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट चेक करेंगे हम वेजेस। वेजेस 20,000 आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, वेजेस हमने नोट ही नहीं की है, ये हम स्किप कर गए शायद। ऑफिस एक्सपेंसेस तो हमने नोट किए 12,000 के, उसके बाद वेजेस हमने नोट नहीं की 1 लाख की। तो पहले तो हम वेजेस नोट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड नोट होती है, तो डेबिट साइड आप लिखोगे टू वेजेस। अमाउंट कितनी दे रखी है हमें? ट्रायल बैलेंस में 1 लाख। इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हमें गिवन है कि वेजेस हमारी जो है आउटस्टैंडिंग है 20,000 की। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए आप एंट्री क्या करोगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। यहाँ पे रेंट की जगह वेजेस वर्ड आ जाएगा, बस सिमिलर जो ट्रीटमेंट है वो तो सेम रहेगा। आपको क्या करना है? वेजेस में से लेस करनी है आउटस्टैंडिंग वेजेस, सॉरी ऐड करनी है वेज आउटस्टैंडिंग, आपको ऐड करनी है, ऐड आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे भी हम मिस्टेक करके यहाँ पे भी हमें ऐड करनी है, और ये आपका हो जाएगा 28,000, नहीं कि ये एक मिस्टेक कर रहे थे भी हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है आपका ऐड होगा 10,000 से, 28,000 आपको यहाँ ऐड कर देने हैं, ये 10,000। और कोई हमने ये बिल्कुल ठीक की हुई थी, यहाँ पे हम मिस्टेक कर गए, ध्यान नहीं दिया हमने। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी ऐड होगी कितने से? 20,000 से। टोटल मिला के 1,20,000 की वेजेस थी आपकी। अब इसका दूसरा पार्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? अमाउंट 20,000। ये आपकी सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। सैलरी रिगार्डिंग हम पहले ही कर चुके हैं। रेंट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी थी जिसमें मिस्टेक हुई थी। उसके बाद डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। अब जो मशीनरी और बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी वो हमारी रहती है। अब हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बिल्डिंग के ऊपर 5% की रेट से, और मशीनरी के ऊपर 10% की रेट से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बिल्डिंग के ऊपर कर लेते हैं पहले। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी? 5 लाख। 5 लाख का 5% हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 25,000। 5 लाख का 5% अगर हम निकालेंगे 25,000 डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी। एंट्री क्या करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए? डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू मशीनरी 25,000। अब इससे क्या होता है? ये वाली एंट्री करने से डेप्रिसिएशन आपका कहाँ जाता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्या पहले से हमें डेप्रिसिएशन गिवन है? नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग से टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमें मशीनरी और बिल्डिंग दोनों पे गिवन है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बिल्डिंग के ऊपर आपको कितनी गिवन है। बिल्डिंग के ऊपर आपको गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट की है 25,000। अब एक बार तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड इसे शो कर दिया, दूसरी बार बिल्डिंग में से हम लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट 25,000। बैलेंस आपको कितना रह गया? 4,75,000। ये बिल्डिंग का बैलेंस आपने शो कर दिया। अब आपको मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मशीनरी पे आपको चार्ज करनी है 10% की रेट से। मशीनरी के ऊपर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन क्या बनेगी? 20,000। अब एंट्री क्या होगी? 20,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू, यहाँ आ जाएगा आपका मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग की जगह यहाँ मशीनरी अकाउंट आ जाएगा 20,000। तो यहाँ ये वाली एंट्री होगी। अब इसका सेम वही ट्रीटमेंट, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000 से, तो टोटल मिला के आपकी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना? 45,000। और यहाँ से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे जो हमने चार्ज की है मशीनरी के ऊपर, लेस डेप्रिसिएशन 20,000 की। तो यहाँ मशीनरी का जो बैलेंस है वो कितना रह जाएगा? 1,80,000। अब ये डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग एडजस्टमेंट आप कर चुके हैं। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस रिगार्डिंग आप कर ही चुके हो। अब हमें बस टोटल करके नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सभी निकालने हैं। तो इस साइड का टोटल हम करते हैं। सबसे पहले ये कितना आएगा? 9,60,000। 9,60,000 में से आपको लेस करने हैं
4,80,000, 5,00,000, 6,00,000, 6,07,000 आपको लेस करने हैं। 2,40, 3, 2, 5, 6, 6,07,000 आप इसमें से लेस करोगे तो ये कितना रह जाएगा? 3,53,000। 3,53,000 को आपका क्या रह जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर चेक करो एक बार, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 3,53,000। अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितना? 3,53,000। अब हम इसका टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल कितना आएगा? 3,53,000 प्लस आपको करने हैं 4,000 और 12,000। 12,000 आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3,65,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड का टोटल हमें इस साइड का टोटल कर लेना है एक बार। 36,000 प्लस 12,000 48,000, 52,000, 58,000, 62,000, 62,000 प्लस 28, ये हो गया आपका 62 प्लस 28 70 और 90,000 प्लस 45,000 1,35,000। 1,35,000 हमें लेस करने हैं 3,65,000 में से। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट रहेगा, टू नेट प्रॉफिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा? 3,65,000 में से आप 1,35,000 लेस कर दोगे तो ये बैलेंस रह जाएगा आपका 2,30,000। एक बार चेक कर लो आप, बिल्कुल ठीक है हमारा नेट प्रॉफिट। ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट 2,30,000। अब कैपिटल हमारी कितनी? 8,50,000। अब हमें बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करना है। 8,50,000 प्लस 20 और 10 30 और ये हो गया 1,20,000 1,50,000 प्लस 8,50,000 ये हो गया आपका 10 लाख। चेक करो बैलेंस शीट का टोटल 10 लाख आता है आपका, बिल्कुल 10 लाख। इस साइड का टोटल तो हमारा मैच कर गया, इस साइड का टोटल और करो आप। 4,75,000 प्लस 1,80,000 ये हो गया आपका 5 लाख। 4 और 1 5 लाख, 5 और 1 6 लाख, 6 और 1 7 लाख। 7 लाख तो ये हो गया आपका 1 लाख की आइटम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम 1000 की कंप्लीट कर लेते हैं। 60 और 60 1,20,000, 1,20,000 प्लस 23 1,43, 1,45,000, 1,45,000 प्लस 80 2,25,000, 2,25,000 प्लस 75 ये हो गया आपका 3 लाख। बिल्कुल इस साइड का टोटल भी आपका आएगा 10 लाख। तो इस तरीके से दोनों साइड का आपका टोटल मैच हो गया। ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। क्लियर है? अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।